अच्छा जनाब, पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 127। देखो क्वेश्चन नंबर 127 में कहा है कि 3 बल्ब है, एक का रेजिस्टेंस R110 है, एक का रेजिस्टेंस 20 है और एक का रेजिस्टेंस 30 है। वो सीरीज में लगाए गए हैं। बताओ कि ग्लो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, सीरीज में ग्लो जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। When bulbs are connected in series, then the glow is directly proportional to resistance. इसका मतलब है कि इस मोहतरम बल्ब का ग्लो मिनिमम होगा और इसका ग्लो क्या होगा, मैक्सिमम। तो ऑप्शन में लिखा हो मिनिमम फॉर 10 ओहम, ठीक होगा। मैक्सिमम फॉर 30 ओहम, ठीक होगा। पहला लिखा है ग्लो ऑफ 10 ओहम इज मैक्सिमम, गलत है। ग्लो ऑफ 30 ओहम इज मैक्सिमम। करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी है। अगर मैं कहूं कि ये वोल्टेज और मैंने इसके साथ ये एक बल्ब लगाया, ये दूसरा बल्ब लगाया और सीरीज में लगाए, बस ये 10 ओहम का है, ये 20 ओहम का है, तो इस 20 ओहम का ग्लो ज्यादा होगा और इस 10 ओहम का कम होगा, बिकॉज द ग्लो इन सीरीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहाँ 30 ओहम सबसे ज्यादा है तो 30 ओहम का ग्लो मैक्सिमम होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 फॉर यू। Charges Q1 and Q2 are made 4 times and the separation between them become half. आप जानते हैं कोलम्बिक फोर्स होता है कि Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वही मैं करूंगा। क्वेश्चन फरमा रहा है कि इसको 4 टाइम कर दो, इसको भी 4 टाइम कर दो और इसको हाफ कर दीजिए, तो ये स्क्वायर इस हाफ को क्या बना देगा, 4 बना देगा। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर, यानी नीचे डिनोमिनेटर में 4 बना और 4 4 तो यहाँ 16 इन दोनों से आ जाता है और ये 4 नीचे डिवाइड है, जब ऊपर जाएगा तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो एज अ होल यहाँ क्या आता है, और इक्वेशन के जो राइट साइड पे आता है वही इक्वेशन के, लिहाजा अगर राइट साइड में 64 का इंक्रीज आया है तो लेफ्ट साइड में भी 64 का इंक्रीज आएगा। हेंस द फोर्स विल बिकम 64 टाइम्स एंड करेक्ट ऑप्शन डी। समझ आ गई है या नहीं? प्योर कैलकुलेशन है। ये 4 टाइम तो 4 4 16। जब रेडियस या सॉरी सेपरेशन हाफ करोगे तो हाफ को स्क्वायर 1/4 बना देगा। ये 4 नीचे डिवाइड है, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 4 4 एंड द क्यूब ऑफ 4 इज 64। तो जब राइट पे 64 आएगा तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी 64 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 जी, क्लियर हो गई बात? 129 आपके लिए, द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज टू। यहाँ मामूली सी गलती है और गलती ये है कि कंडक्टर है और कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया है। सो काइंडली इसको ठीक करें। ऑप्शन को मामूली सा मिसप्रिंट है, आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ग्रेस पास मिल जाएगा। चाहिए तो ये था कि आपको टेस्ट के दौरान पूछ देते। कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज, तो याद रखिए रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, लिहाजा अगर टेम्परेचर डबल तो रेजिस्टिविटी भी क्या होना चाहिए, डबल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, और कंडक्टेंस इज इनवर्सली टू टेम्परेचर, तो कंडक्टेंस क्या होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसमें एक भी नहीं है। रेजिस्टिविटी डबल होगा तो इट मीन अनचेंज गलत है जी। रेजिस्टिविटी डबल तो अनचेंज गलत है, रेजिस्टेंस डबल तो हाफ गलत है, कंडक्टेंस हाफ तो डबल गलत है। यहाँ एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी था, ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग। तो ये आर रॉन्ग जो है नॉन नहीं था, ऑल आर रॉन्ग था, लेकिन ऑल लिखा गया है और रॉन्ग नहीं लिखा गया। तो ऑप्शन ए भी गलत है क्योंकि रेजिस्टिविटी विल बिकम डबल। ऑप्शन बी भी गलत है क्योंकि रेजिस्टेंस हाफ नहीं होगा, डबल होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। और ऑप्शन सी भी गलत है क्योंकि कंडक्टेंस हाफ होगा, क्योंकि कंडक्टेंस का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है। लिहाजा तीनों गलत है, तो आप आल के साथ आर रॉन्ग लिख दीजिए। ऑप्शन डी ठीक है और मैंने इनसे कह दिया है आप सबको 1 नंबर इसका दे दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 130 130। ये मिसप्रिंट था जनाब, ये ऑल ऑफ दीज नहीं था, ये ऑल आर रॉन्ग था, ऑल आर रॉन्ग।
आर रॉन्ग नहीं लिखा है, डोंट नो, ऑटो राइटिंग की वजह से नहीं लिखा, बस आल लिख किया गया है। आगे बढ़े 130 पावर आउटपुट इन अ कंडक्टर इज मैक्सिमम। तो व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स इज 0.01। आप जानते हैं कि जब भी पावर मैक्सिमम होता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस और सोर्स का रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बराबर। तो अगर सोर्स का रेजिस्टेंस 0.01 है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी 0.01 होगा। What is the logic? The logic is when internal resistance and external resistance are equal, then source and device are in resonance. And during resonance, the output is always maximum. During resonance, the output is always maximum. आगे बढ़ेंगे 131 for you. कह रहे हैं कि rated power of an electric pump is P. Its rated voltage is V. What will be the resistance? तो आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। इन्होंने रेजिस्टेंस मांगा आर इधर पी इधर, तो रेजिस्टेंस इज वी स्क्वायर ओवर पी एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 132 फॉर यू। वी हैव अ सिलेंड्रिकल वायर हैविंग एरिया लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज ALR होगा। इट इज स्ट्रेच्ड टू रेडियस ऑफ R/3। What will be the resistance? ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको सोल्यूशन सीखना चाहिए। ये एक कंडक्टिंग वायर है, सही। इस कंडक्टिंग वायर का एरिया A है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, और इसका जो रेडियस है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस, वो R है, स्मॉल r। हमने क्या किया, हमने इसको खींचना शुरू किया और इसको यूं खींच रहे थे। वी वर ट्राइंग टू स्ट्रेच इट। कितना स्ट्रेच कर दिया वहां, वेरी गुड, उतना स्ट्रेच किया कि इसका रेडियस 3 टाइम कम हुआ, इसका रेडियस 3 टाइम्स कम हुआ। यानी बेचारा वायर आपने इसको ऐसे बना दिया, खींचते खींचते ये वायर इस तरह चला गया। अब इस नए केस का जो रेडियस है वो पुराने केस के रेडियस के 1/3 है, यानी अब रेडियस काफी कम हो गया। लेकिन आप देख रहे हो रेडियस की कमी से लेंथ में इजाफा हुआ, रेडियस की कमी से लेंथ में तो इजाफा हुआ लेकिन एरिया में कमी हो गई। अब कितनी कमी हो गई एरिया में, चेक करते हैं। मैं और आप जानते हैं कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। गौर करें, अगर रेडियस के नीचे क्या आ गया, अगर रेडियस के नीचे 3 लगा दूं तो स्क्वायर इस 3 को क्या बनाएगा, तो राइट साइड पे आर के नीचे 3, तो एरिया के नीचे क्या लग जाएगा। इसका मतलब है when radius of wire is decreased to 3 times, the area will be decreased by 9 times। और जितने टाइम एरिया कम होगा उतने टाइम लेंथ ज्यादा होगा, जितने टाइम एरिया कम होगा उतने टाइम लेंथ ज्यादा। तो चलो क्वेश्चन का मेन आइडिया, मेन कॉन्सेप्ट हम समझ गए कि अगर आपने रेडियस को 3 टाइम कम किया तो इट मीन कि अब लेंथ जो है वो 9 टाइम्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया मुसलमानों। और एरिया 9 टाइम्स क्या हो गया, कम। खींचने से वायर पतला और लंबा होता जाता है, तो लेंथ ज्यादा और एरिया कम। 9 टाइम्स एरिया कम और 9 टाइम्स एरिया लेंथ ज्यादा। अब आते हैं रेजिस्टेंस, इतना आसान बन गया। हम जानते हैं कि आर और लेंथ कौन सा रिलेशन रखते हैं, डायरेक्ट। अगर ये 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो इट मीन डायरेक्ट रिलेशन मीन के आर से क्या बन जाएगा, ये 9R बन जाएगा। अभी फिलहाल रुके, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर ये 9 टाइम्स डिक्रीज हो गया है तो इनवर्स मीन के ये अगेन 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस में 2 बार 9 टाइम्स का चेंज आया है। अब 2 बार 9 टाइम्स का चेंज ऑपरेट करे, कहां से शुरू हुआ भाई, कहां से शुरू हुआ मुसलमानों, आर से। कहां से शुरू हुआ, आर से। एक बार 9 टाइम क्या बना देगा, 9R। अगली बार 9 टाइम इसको क्या बना देगा, 81R। इट मीन्स कि अगर आपने रेडियस को 1/3 कर दिया तो रेजिस्टेंस विल बिकम 81 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 132 में ऑप्शन बी ठीक है। बी क्विक, शाबाश, बी क्विक।
जी, इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप पंखे के नीचे बैठे हो, क्या समझ आएगी? बंदा ऐसे सामने बैठता है, हर चीज समझ आता है। क्वेश्चन का आइडिया सिंपल है, मैंने आपको सिंपल सिंपल करवाया। मैंने कहा कि जनाब आपने कंडक्टर को खींचा, समझने वाले समझ जाते हैं। मैंने कहा जनाब आर रेडियस था और इन्होंने रेडियस को r/3 कर दिया, लेकिन एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। तो r के नीचे 3 लगाने से एरिया के नीचे 9 लगेगा, तो गोया एरिया 9 टाइम कम हुआ और लेंथ 9 टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। ये टॉपिक में जब रेजिस्टेंस आपको पढ़ाया गया होगा तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई होंगी कि जनाब रेजिस्टेंस किस चीज के साथ कैसे बदलता है, और रेडियस, डायमीटर, एरिया और लेंथ का आप इसमें क्या कनेक्शन है। लेंथ और एरिया आर इनवर्सली रिलेटेड। रीजन क्या है? अगर मैं कहूं लेंथ और एरिया इनवर्सली है तो क्यों है जनाब? आप एतराज करें, कहें सर क्यों है, तो मैं कहूंगा जनाब एक का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट है और एक का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स है, तो दोनों इसमें भी इनवर्स, यानी एरिया जितना कम लेंथ उतना ज्यादा, एरिया जितना ज्यादा लेंथ उतना, बट इट इज फॉर स्ट्रेचिंग पर्पस। अगर टॉपिक आपके जहन में क्लियर है तो जो रीजन मैंने बताया वो आपके जहन में उतर जाएगा कि जब हम रेडियस को 3 पे डिवाइड करेंगे तो दरअसल एरिया को 9 पे डिवाइड करते हैं और लेंथ को 9 से मल्टीप्लाई। अब रेजिस्टेंस इसके साथ इनवर्स रिलेशन रखता है, लिहाजा ये 9 टाइम कम तो रेजिस्टेंस 9 टाइम ज्यादा, और रेजिस्टेंस R से 9R बन जाएगा। लेकिन इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है, जब ये 9 टाइम ज्यादा तो रेजिस्टेंस एक बार फिर 9 टाइम ज्यादा, तो 9R से 9 टाइम ज्यादा करोगे तो कितना बन जाएगा, लिहाजा द फाइनल रेजिस्टेंस विल बी 81R। हमारा अगला क्वेश्चन है और वो है 133 जनाब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज मैक्सिमम। अच्छा जनाब, आपको दिया है प्लेन और नॉर्मल दोनों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है EA cos थीटा व्हेन यू हैव टू डिसाइड विद द रेफरेंस ऑफ नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है EA sin थीटा व्हेन यू हैव टू डिसाइड इट फ्रॉम प्लेन। अब आसान सी बात है, आप जानते हो कि रिजल्ट मैक्सिमम कॉस का तब आता है जब एंगल 0 हो, और 0 को क्या बोलते हैं, तो इट मीन व्हेन नॉर्मल इज पैरेलल फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। और जनाब इधर मैक्सिमम जवाब तब आएगा जब एंगल 90 और 90 मींस परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर एंड फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन नॉर्मल इज पैरेलल। अब नॉर्मल पैरेलल दिया हो तो ठीक है, प्लेन परपेंडिकुलर दिया हो तो ठीक है। एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे। प्लेन इज पैरेलल, आगे जाएं। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, उल्टा दिया है। प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ई, ऑप्शन सी बिल्कुल मायार पे पूरा उतर रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 134। आप माशाल्लाह से सामने कुर्सियां खाली हैं और इधर बैठते हो। आप अपने ही मुस्तकबिल के लिए और अपने देरीना ख्वाहिश और अपने माँ बाप के अरमान की खातिर आप 1 घंटा गर्मी में नहीं बैठ सकते हो और कह रहे हो हम कंप्रोमाइज करें स्टडी के लिए। स्टडी गर्मी क्या चीज़ है जनाब, बंदा पसीने के ओशन में नहा भी लेना तो बोर्ड के सामने बैठता है अगर जगह हो, ताकि हर चीज़ आराम से नजर भी आए और बंदा जो कहे वो सुने और देखे, दोनों एज वेल। मैं खुद नहीं बैठता हूँ जनाब, मैं जब तक 16 साल स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं 1 साल सिर्फ ऐसी जगह पे बैठा हूँ, मैं आज तक पढ़ता रहा हूँ उस साल। अच्छा जनाब, हमारा अगला क्वेश्चन है, जगह ना हो फिर तो कोई बात बनती है, जब सामने जगह मौजूद हो तो बस ऐसी जगह क्यों बैठे जहां से उसको आधी चीजें नजर आए और आधी चीजें नजर ना आए। हमारा अगला फैक्ट है, कम से कम क्वेश्चन दें, 134। अच्छा, ये फरमाता है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट, सही है, देन कनेक्टेड टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर। तो हमारा क्वेश्चन है जनाब, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाने वाला हूं, एंड द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड इज 134। फरमाया गया है कि ये एक वायर है, इस अजीम वायर का जो लेंथ है वो लेंथ L है, इसका लेंथ L है और इसका
रेजिस्टेंस जो है वो R है। फिर आपसे फरमा रहे हैं कि ऐसा करो, इसको 3 बराबर टुकड़े कर लो, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये, यानी लेंथ को आपने 3 पे डिवाइड किया। और लेंथ और रेजिस्टेंस का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स है ना, डायरेक्ट है। इट मींस कि अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है तो एक टुकड़े का रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? R/3, R/3 और R/3। बिकॉज लेंथ इज डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशन रेजिस्टेंस विल आल्सो बी डिवाइडेड बाय 3। तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस R/3 ही होगा। आगे बढ़े, अब फरमा रहे हैं कि आप इनको आपस में कनेक्ट करें और ऐसे कनेक्ट करें कि ये आपके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दें। ये लो जनाब, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार है। इसका मतलब है कि ये भी R/3 है, ये भी R/3 है और ये भी R/3 है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमें दो कॉर्नर्स के दरमियान नेट रेजिस्टेंस ढूंढना है। फर्ज करो इस कॉर्नर A और इस कॉर्नर B के दरमियान नेट रेजिस्टेंस ढूंढना है। जहां से जहां तक नेट आपने ढूंढना हो तो आप उस तक रास्ते गिन लो, जितने रास्ते उतने पैरेलल। मैंने क्या बोला? जितने रास्ते उतने पैरेलल। शाबाश, जितने रास्ते उतने पैरेलल। तो देखो, A से B तक जाने का ये पाथ नंबर 1, मैं इस रास्ते को पाथ 1 कहता हूं। तो इस रास्ते पर टोटल रेजिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा? R1। बहुत खूब। लेकिन A से B तक जाने का ये पाथ नंबर 2 और इस रास्ते पे पड़े हुए रेजिस्टेंस को क्या कहूंगा? और R1 और R2 हमारे लिए क्या है? ऐसे बोलते हैं। एक बार फिर बोले शाबाश। R1 और R2 क्या है? R1 एंड R2 आर इन पैरेलल डियर स्टूडेंट। तो हम क्या करें? हम पहले नेट मालूम करते हैं। इस रास्ते पर दो रेजिस्टेंस है या नहीं है? और एक ही रास्ते मीन के ये आपस में है। और सीरीज में हम सिंपल एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? सीरीज में हम सिंपल एडिशन करते हैं। तो R1 होगा R/3 प्लस R/3। कितने R/3 हो गए? 2R/3। तो समझो R1 आपको मिला है 2R/3 और R2 आपको सिर्फ R/3 मिला है। अब इन दोनों का पैरेलल मालूम करो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 1/R नेट इट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R। तो 1/R नेट, 1/R1 कितना है? 2R/3 प्लस 1/R/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो R 3/2R प्लस 3/R। इनका एलसीएम क्या होगा? 1/R नेट इज इक्वल टू 2R और R का एलसीएम 2R होता है। तो ऊपर इधर आ जाएगा, किधर गया? 2R/2R तो 1, ये 3 आ जाएगा। 3 प्लस इधर 2 आ जाएगा, 2 3 आर 6। तो इट मीन 1/Rn इज 9/2R। इसको उल्टा कर लो तो ये बन जाएगा 2R डिवाइड बाय n। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन का नंबर क्या है? 135। पावर डिसिपेटेड इन द गिवन बल्ब। इस सर्किट में कितने बल्ब हैं? सर्किट में कितने बल्ब हैं? एक। और जब सर्किट में सिंगल डिवाइस हो, व्हेन देयर आर सिंगल डिवाइस, जब भी सर्किट में सिंगल डिवाइस हो डियर स्टूडेंट्स, तो पावर डिसिपेशन के तीनों फार्मूले अलाउड हो जाते हैं। और वो फार्मूले हैं T इज इक्वल टू IV, T इज इक्वल टू I²R एंड T इज इक्वल टू V²/R। ये तीनों अलाउड होते हैं, लेकिन तब जब सर्किट में एक डिवाइस हो। जब सर्किट में जब सिर्फ एक डिवाइस हो, ऑल आर अलाउड, सबका आंसर सेम आएगा। और अगर मैं कहूं which of the following equation of power cannot be used in multi-device circuits? IV, I²R सीरीज में यूज हो जाता है, V²R पैरेलल में यूज हो जाता है, लेकिन IV कॉम्बिनेशन में हराम है। समझ आ गई है? जब भी सीरीज या पैरेलल या कोई भी कॉम्बिनेशन हो, IV कभी पावर डिसिपेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। कॉम्बिनेशन का पावर डिसिपेशन या I²R है या V²R है, सीरीज और पैरेलल। IV कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल, लेकिन सिंगल डिवाइस होगा तो फॉर सिंगल डिवाइस डियर स्टूडेंट ऑल द इक्वेशंस आर यूज्ड। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल है। और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी।
हमारा क्वेश्चन नंबर 136 है स्टूडेंट, एंड 136 फरमा रहा है इक्वी पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से दवाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? हर वो फील्ड यूनिफॉर्म है जिसमें इंटेंसिटी कांस्टेंट हो। व्हेन यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। और सामने है इक्वी पोटेंशियल, तो इक्वी पोटेंशियल इस लफ्ज में है कि वोल्टेज क्या रहेगा? इक्वी मीन सेम और पोटेंशियल मीन वोल्टेज। तो इक्वी पोटेंशियल के लफ्ज में छुप गया कि पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म में छुप गया कि इंटेंसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, क्योंकि जहां इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी वहां यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगा। तो इन यूनिफॉर्म फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, एंड इन इक्वी पोटेंशियल लफ्ज इक्वी मीन सेम एंड पोटेंशियल मीन वोल्टेज, तो वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर क्या होगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्वी पोटेंशियल मीन वोल्टेज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन इंटेंसिटी कांस्टेंट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। और बी इसलिए क्योंकि ई भी कांस्टेंट है और वी भी कांस्टेंट है, और रीजन आपको पता चल गया। इक्वी पोटेंशियल तो वोल्टेज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म तो इंटेंसिटी कांस्टेंट। जहां फील्ड यूनिफॉर्म होता है वहां इंटेंसिटी का बदलना हराम होता है। आगे बढ़ते हैं 137 फॉर यू। ये क्या फरमाता है? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने पढ़ा है तो प्योर टॉपिक है। द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मीन डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, और आपने प्रूव किया होगा कि इट इज इक्वल टू माइनस इंटेंसिटी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है जनाब। हमारा अगला डिस्कशन का क्वेश्चन है 138। व्हेन करंट इन अ सर्किट इज इंफिनिटी व्हाइल द रेजिस्टेंस इज जीरो, कौन सा सर्किट होगा? सिंपल सी बात है, शॉर्ट सर्किट में पॉजिटिव नेगेटिव डिवाइस से पहले कनेक्ट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रिकल डिवाइस से पहले पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो जाए, डिवाइस निकल जाए सर्किट से, तो रेजिस्टेंस निकल गया। तो जनाब आला फॉर शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस जीरो एंड करंट इज इंफिनिटी, करंट इज infinity. So dear students, it is an optional topic, circuit types, but a little bit attachment is there. So short circuit और resistance जो है वो जीरो होता है और करंट इंफिनिटी। ओपन सर्किट में कहानी उल्टा है। ओपन सर्किट में क्या होगा? करंट जीरो होगा और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। और क्लोज सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस बोथ आर ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इंफिनिटी, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इंफिनिटी। आगे बढ़ते हैं 139 ऑन बोर्ड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है EA और E का यूनिट है न्यूटन पर कूलम और एरिया मीटर स्क्वायर। आई कैन राइट इट लाइक दिस, न्यूटन मीटर मीटर कूलम, और न्यूटन मीटर क्या बन जाता है? तो जॉल मीटर पर कूलम। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है स्टूडेंट, लेट मी प्रोसीड। क्या करूं, बिजली नहीं है तो बस गर्मी है, भाग नहीं सकते हैं। 140 खुद को याद ना दिलाओ, फिर इंसान को फील नहीं होती गर्मी। 140 बर्दाश्त नाम की भी कोई चीज होती है और वो इंसान में ज्यादा होनी चाहिए। 140 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। फार्मूला याद है आपको? इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का इंटेंसिटी है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या ये परमिटिविटी पे डिपेंड करता है? यस। क्या चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है? क्या इसमें कोई डिस्टेंस नाम की चीज है? इट मीन के किस चीज पे डिपेंड नहीं करता? डिस्टेंस पे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बी। 141 फॉर यू। 141 फरमाता है करेक्ट शेप ऑफ ग्राफ ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो अब मैं एक एक ड्रा करूंगा, यस नो बोल दीजिएगा। ये चार्ज है, ये टाइम है। क्या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का शेप ये हो सकता है? वजह, चार्जिंग इज अ नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस, और नॉन यूनिफॉर्म ये कि चार्जिंग पहले फास्ट होता है फिर क्यों होता है?
क्योंकि फर्स्ट करो आई एम अ वोल्टेज, लेट मी कंसिडर ये कैपेसिटर का एक प्लेट है, ये दूसरा वोल्टेज का रोल ये है कि ये एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और दूसरे में ट्रांसफर करेगा। तो जब इब्तिदा में आप चार्जिंग सर्किट ऑन करते हो तो इस प्लेट से मैंने पहला इलेक्ट्रॉन खींचा तो उस पर सिर्फ एक पॉजिटिव आ गया, तो एक पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता, और इधर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो मैं इसको फेंकूंगा, रिपल्स वाला नहीं है, ये तेज जाएगा। फिर जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचूंगा तो वहां दो पॉजिटिव डेवलप हो गए और एक पॉजिटिव का अट्रैक्शन कम था, दो पॉजिटिव का अट्रैक्शन, तो अब का इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लो आएगा। अब मैं जब इसको इधर फेंकूंगा तो वहां अब एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है जो उसको रिपेल करेगा, तो इसका जाना थोड़ा स्लो हो गया। अब जब मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा तो पीछे से तीन पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे और इधर दो इलेक्ट्रॉन आने से रोकेंगे, तो इट मीन के जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा ये प्रोसेस स्लो होता जाएगा, और जो प्रोसेस का स्पीड कांस्टेंट ना हो अप टू द एंड उसका इंक्लाइन ग्राफ पॉसिबल अब कर्व होगा, लेकिन कर्व एस जो पहला पार्ट फास्ट शो करे और सेकेंड पार्ट स्लो शो करे, तो जनाब ये तो हराम हो गया क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म के लिए होता है। अगर मैं कहूँ ऐसे तो ये इसलिए गलत है क्योंकि देखो इसने नीचे टाइम ज्यादा लिया और चार्ज कम हुआ, तो ये शो करता है कि प्रोसेस पहले स्लो है और बाद में, ये तो बिल्कुल अपोजिट है, प्रोसेस पहले फास्ट होता है फिर धीरे धीरे, लिहाजा इसका अपोजिट ग्राफ होगा ऐसे, एंड इट इज द करेक्ट ऑप्शन। सिपाहियों की रेसिपी सही है बिल्कुल तासुटिक्वाई। 142 for you. Charges of 2 coulomb and minus 2 coulomb are separated by distance of 2r. Then at the midpoint, यहाँ प्लस 2 coulomb mean डबल पॉजिटिव, आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, यहाँ माइनस 2 coulomb mean डबल नेगेटिव। बिल्कुल दरमियान में इंटेंसिटी नेट और पोटेंशियल नेट क्या होगा, कैन यू जज इट, एंड क्या आपको रीजन फाइंड करना आता है, क्या रीजन जहन में क्लिक हो रहा है, ये डिसीजन कैसे करोगे? बस बहुत आसान है, इंटेंसिटी नेट का फैसला नेट फोर्स करेगा। कौन करेगा? दोबारा नहीं बोलूंगा, याद रखना, बस एक बार डिस्कशन करूंगा, टीचर्स आर वेटिंग, काइंडली पहली बार रीजन सुने। इंटेंसिटी नेट का डिसीजन नेट फोर्स करेगा। यहाँ टेस्ट चार्ज रखते हैं, अगर सेंटर पर पड़े हुए टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स 0, नेट इंटेंसिटी 0, लेकिन टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव इसको रिपेल करेंगे। क्या दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है? क्या दोनों फोर्सेस कैंसिल कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं, कैंसिलेशन नहीं, तो नेट फोर्स 0, और जब नेट फोर्स 0 नहीं है तो नेट इंटेंसिटी 0। It means in this stage at the mid the net intensity is non-zero because the net force on test charge is non-zero. अब आप बताओ कि नेट वोल्टेज का फैसला कौन करेगा? इंटेंसिटी तो चार्ज पर फोर्स को बोलते हैं, तो मैंने फोर्स से फैसला किया, लेकिन वोल्टेज क्या होता है? चार्ज पर वर्क होता है। मुसलमानों क्या होता है? वोल्टेज होता है चार्ज पर, यानी सेंटर पर टेस्ट चार्ज रखो, अगर नेटवर्क 0 है तो पोटेंशियल 0 है, और अगर नेटवर्क नॉन 0 है तो पोटेंशियल। आप देख लो, इसी टेस्ट चार्ज पर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज से मैं डिस्प्लेसमेंट कवर करूंगा तो देखो ये टेस्ट चार्ज जब इधर से इधर आएगा तो ये खुद वर्क करता है, और इट मीन इट इज पॉजिटिव वर्क। कौन सा वर्क? जब चार्ज वर्क करता है तो पॉजिटिव वर्क। देखो इस वर्क का योजल में कोशिशों की फोकस है कहीं, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो यहां से यहां तक पॉजिटिव वर्क होगा, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज से देखोगे तो इधर से इधर मिड तक आने में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट है, तो उतना ही वर्क नेगेटिव हो जाएगा। तो सेंटर पर पड़े हुए टेस्ट चार्ज पर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वर्क पॉजिटिव है, और विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव वर्क, और ये मिड पर पड़ा है और दोनों साइड पे चार्जेस सेम है, तो जितना मिड तक पॉजिटिव वर्क हुआ फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज उतना वर्क नेगेटिव वर्क हुआ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। So the net work in this stage is 0, and when net work is 0, the net potential is मेरी बात समझ गए हो? तो at the midpoint net intensity is non-zero, but net potential is
zero because potential is charge per network and intensity is charge per net force. और अंदर नेट फोर्स जीरो नहीं है लेकिन नेटवर्क और क्यों जीरो है, इवन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के डायरेक्शन से मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन में सिलेक्ट को 142 में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सलामत है। 143 प्लीज लेट मी प्रोसीड, बिजली आ गई है मेरे ख्याल में। और 143 द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, आप जानते हो कि इट इज मैक्सिमम 9 × 10⁹ एंड इट इज फॉर अदर मीडिया ये कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये परमिटिविटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है और बाकी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा हो जाती है तो के क्या हो जाता है, कम। आप जानते हो ना मना, के इज इक्वल टू 1/4 पाई विथ परमिटिविटी, 1/4 पाई विथ परमिटिविटी डियर स्टूडेंट। और परमिटिविटी बाकी मीडियम की ज्यादा तो के कम होगा, एयर की परमिटिविटी कम तो एयर के लिए के मैक्सिमम। करेक्ट ऑप्शन ए है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 144। गैप बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज प्लेट इज 10 मीटर। अच्छा जनाब क्वेश्चन आपके नाम है और क्वेश्चन है हमारा पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट मी से द नेगेटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस यहाँ एक मुकाम पर वोल्टेज ढूंढना है, ये टोटल फासला 10 मीटर है, ये फासला 4 मीटर है। बताओ कि इस मुकाम पर वोल्टेज कितना होगा जबकि इंटेंसिटी आपको दी गई है। तो क्या V = ED का फार्मूला जानते हो? कभी इसका सामना हुआ है या इसका आपसे सामना हुआ है ना? ओके आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली इसको देखा होगा। V = ED। अब बताओ आंसर क्या होगा। मैं वोल्टेज लूंगा, इंटेंसिटी कितना है 100 है ना। अब बताओ डिस्टेंस कौन सा लूंगा। इस फार्मूले में डिस्टेंस इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट, द D इन दिस इक्वेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव प्लेट। यही दो का आपको दिया है। अतिफत अमाइक तरी कारना के खाना बंदी की कुलावी की बंदी की कुलावी बोले रिकॉर्डिंग हम कारना कहीं आपको ना रिकॉर्डिंग क्या नीलम और फिजा कोई है? अच्छा जनाब हम कह रहे थे कि इस फार्मूले में ये D फ्रॉम नेगेटिव प्लेट है तो बाद स्टूडेंट ने 10 पुट किया होगा, गलत है, उनका 1000 वाल्ट आया होगा इंशाल्लाह और अभी उन्हें पता चल गया होगा। अच्छा बाद स्टूडेंट ने 4 मीटर पुट किया होगा, ये उससे भी ज्यादा गलत है, उनका 400 वाल्ट होगा और इंशाल्लाह वो भी ऑप्शन में मौजूद है। तो हमारे पास एक मिनट, मजे की बात ये है, ओहो ये 4000 नहीं होना चाहिए था, ये 400 होना चाहिए था। एनी हाउ क्यों नान क्यों लेते हो? तो जनाब आला ये 100 है और यहाँ से यहाँ तक ये 6 मीटर है। अगर ये 10 है ये 4 है तो बकिया क्या है? तो आपको इधर 6 पुट करना होगा इन V = 600 वोल्ट। और देखो इसमें भी इत्तेफाकियन डी ऑप्शन में एक 0 प्रिंट में ज्यादा आया है कंपोजिशन में, वरना सच कहूं तो ये 400 वोल्ट था ताकि भटकने वालों के लिए हर रास्ता खुला हो। 1000 वोल्ट पे भी भटक जाओ और 400 वोल्ट पे भी भटक जाओ, लेकिन ये दूसरा दरवाजा भटकने का ऑटोमेटिकली इत्तेफाकन बंद हो गया है। 1 0 कंपोजिशन में कंपोज करने वाले ने ज्यादा प्लेस किया। एनी ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी सही है, चाहे वो 400 हो 4000 हो, आपका धोखा देने का रुझान कम हुआ। 145 जी जी नेगेटिव प्लेट से लेना होगा। क्या होगा? तो क्या होगा? क्योंकि फार्मूले के जाकर प्रूफ देखो तो इसके प्रूफ में चार्ज हमेशा इनिशियली स्टार्ट हुआ है नेगेटिव से और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जगह आया है और डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल था और ये अननोन पॉइंट फाइनल था। तो जो प्रूफ में इस्तेमाल हुआ है वही पुट करोगे ना, समझ आ गई है? मैं एक फार्मूला प्रूफ कर रहा हूँ, ये टेस्ट इधर जमीन पे रख के, और अब आपके सामने सबके सामने फार्मूला प्रूफ करूंगा, लेकिन प्रूफ में मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो भाई इस डिस्टेंस से वो फार्मूला प्रूफ हुआ है तो मैं इसमें ये डिस्टेंस कैसे पुट कर सकता हूँ? समझ आ गई है? तो बिकॉज V = ED के प्रूफ में डिस्टेंस इन्वॉल्व फ्रॉम नेगेटिव प्लेट है।
अब समझ आई है? आप इसका प्रूफ देखोगे तो वो प्रूफ में इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू द पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन, तो जो प्रूफ में है वही पुट करूंगा ना। आप समझ आई या नहीं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, शाबाश। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, हमारी मर्जी नहीं होती, वरना मैं कहता इस दीवार से इस दीवार तक डिस्टेंस हमेशा इसमें पुट किया करो, बट मर्जी हमारी नहीं है, जो प्रूफ में इस्तेमाल होगा वही पुट करेंगे, समझ गए हो? एंड द प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशन इन्वॉल्व्स द गैप फ्रॉम नेगेटिव प्लेट, नॉट एनी अदर गैप। आगे बढ़े, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर, तो रेजिस्टेंस इन चारों पे डिपेंड करता है, ये नेचर पे, टेम्परेचर पे और लेंथ पे, इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, और हमारा क्वेश्चन है 146 और करेक्ट ऑप्शन है डी 147 ऑन बोर्ड। 145 था ये, अच्छा ये 145 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी इतनी बड़ी गलती माफ कर दोगे। तो 146 अभी बात कर रहा हूं, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दुनिया जानती है केल्विन इनवर्स या सेंटीग्रेड इनवर्स। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए ही सही है, 147 ऑन द बोर्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन, शाबाश, ऑल ऑफ दीज only charge enclosed फेराडे लॉ है ना, जानते हो ना? फेराडे लॉ तो नहीं है, कौन सा लॉ है? गॉसेस लॉ, कि द फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इनक्लोज, सी है। हमारा अगला क्वेश्चन है 148 फॉर यू। फरमाया जा रहा है कि 20 कूलम चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, जो ये कह रहे हैं कर लेंगे। ये एक स्फीयर और इस पर हर तरफ चार्जेस हैं। आप जानते हैं चार्जेस ऑन सरफेस होते हैं, और इस चार्ज की वैल्यू है 20 कूलम। द वैल्यू ऑफ द चार्ज इज 20 कूलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम यूनिट एरिया इनसाइड द चार्ज स्फीयर। तो जनाब फ्लक्स किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ लाइन्स, और नंबर ऑफ लाइन चारशुदा बॉडी के अंदर फ्लो नहीं करते। चारशुदा बॉडी के अंदर चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा चारशुदा बॉडी से बाहर फ्लो करता है। जब अंदर कोई लाइन ही नहीं जाता तो इट मीन अंदर फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा? जीरो। तो इनसाइड है जीरो। व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट ट्रेवल एंड प्रोपागेट इनसाइड अ चार्ज बॉडी? व्हाई जी? नहीं, आप गलत कह रही हैं। और बताएं, शाबाश। अगर कोई आपसे जनरली पूछे कि जनाब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस तरफ लाइन डेवलप नहीं करता, इस तरफ करता है, ये क्यों? ये कोई इंसान तो नहीं कि मुझसे कहे जनाब मेरी मर्जी है, मेरा लाइन है, मैं इस तरफ नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो चार्ज है, बेजान चीज है, इफेक्ट है। तो बेजान चीज का ये बेजान इफेक्ट इधर नहीं जा रहा, उधर जा रहा है, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, और जिस तरफ इनके इंटरसेक्शन का चांस होगा उस तरफ ये फ्लो नहीं करते। और अंदर फ्लो इसलिए नहीं होता क्योंकि अंदर इंटरसेक्शन का चांस होता है। देखो ये लाइन जितना भी दूर ले जाओ, ये दूर तो हो सकते हैं लेकिन करीब, यानी इंटरसेक्शन का चांस। लेकिन अगर मैं इन लाइंस को आगे एक्सपेंड करूं तो देयर इज अ चांस ऑफ इंटरसेक्शन, और हर वो पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हराम हो जाता है जहां चांस ऑफ इंटरसेक्शन हो जाए, चांस ऑफ। तो दैट्स व्हाई चारशुदा बॉडीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट, एंड वी आर डीलिंग क्वेश्चन नंबर 148 में करेक्ट ऑप्शन था सी, 149 ऑन द बोर्ड। फरमाया जा रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज पॉजिटिव, क्लोज सरफेस का फ्लक्स पॉजिटिव है, तो मुझे बताएं क्लोज सरफेस का फ्लक्स होता है चार्ज डिवाइड बाय, ये होता है या नहीं? तो जो राइट पे वही लेफ्ट पे, बोले शाबाश, जो राइट पे वही लेफ्ट पे, ये तो उसूल है इक्वेशन का। अगर और करें प्लीज, अगर राइट साइड पे चार्ज पॉजिटिव होगा तभी तो फ्लक्स क्या होगा? डेफिनेटली जब राइट पे पॉजिटिव है तो लेफ्ट पे भी। इट मीन के व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज एनक्लोज्ड इन द सरफेस देन फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। और अगर चार्ज इनक्लोज नेगेटिव तो फ्लक्स विल बी। अब आते हैं कि कौन सा फ्लक्स पैदा करता है। ये एक क्लोज सरफेस है,
अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो इससे लाइंस बाहर जाते हैं और बाहर जाने वाले लाइंस को क्या बोलते हैं, लीविंग। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखूं तो इसमें बाहर बाहर से लाइंस आते हैं, तो ये कौन सा हो गया। अच्छा आप समझ गए होगा जो मैंने कहना था, द फ्लक्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव बट द फ्लक्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज the flux of positive charge is positive and the flux is leaving. The flux is positive charge का flux leaving भी है positive भी है, तो it means के leaving flux will be positive and entering flux will be negative. So the correct option कौन सा है, 149 dear students, और 149 है हमारा ऑप्शन बी है। हमारा नेक्स्ट है 150। कम हो देखा ना, तो बी ठीक है ना, मैंने बी लिया है ना, ये गोरमा 149 प्लीज। हाँ बी ठीक है ना, इसमें क्या हर्ज है। 150 आपको रीजन बता दिया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिड ऑफ ए चार्ज स्फीयर कंडक्टिंग हैविंग रेडियस 1 मीटर इज। तो भाई सीधी सी बात है कि पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ चार्ज बॉडी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट, ऐसा क्यों होता है अब इसके डिस्कशन का टाइम तो नहीं है। तो Vc इज इक्वल टू मिड या सेंटर पर सरफेस पर होता है के क्यू डिवाइड बाय आर। तो के की जगह के क्यू के ऑप्शन में सारे के हैं। चार्ज कितना है प्लीज, 4 है और आर 1, तो इट मीन द आंसर इज 4K एंड द ऑप्शन इज ए। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है एंड द क्वेश्चन ऑन बोर्ड इज 152। आई एम गोइंग टू डिस्कस question number 152 for you. 151 sorry. 151 on board. What will be the magnitude of charge stored after 4 time constant? Charge stored का equation है Q is equal to Q naught 1 minus e का power minus t by RC। कहते हैं कि टाइम को 4 टाइम ऑफ टाइम कांस्टेंट ले लो, और टाइम कांस्टेंट मीन RC, टाइम कांस्टेंट मीन तो 4 RC, t की जगह 4 RC पुट करो, देखते हैं क्या होता है। Q is equal to Q naught 1 minus e का पावर minus 4 RC by RC, RC RC कैंसल, तो Q is equal to Q naught 1 minus ये नीचे आएगा तो 1 over e का पावर 4 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 152। 152 फोर्स बिटवीन टू चार्ज कंडक्टिंग हैविंग साइज ईच हैविंग प्लस Q एंड माइनस 5Q। अच्छा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। कहते हैं ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर प्लस Q का चार्ज है, एक और कंडक्टिंग स्फीयर है माइनस Q का चार्ज है, और फिर हमने इनके दरमियान फोर्स देखा तो F था। हमने इनको थोड़ी देर के लिए आपस में टच किया और कुछ टाइम के साथ टच करने के बाद इनको वापस अपने मुकामात पर ले गए। अब कह रहे हैं कि अब नया फोर्स F डैश क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। द न्यू फोर्स मालूम करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज चाहिए। यहाँ देखो ये -5 और +1, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या होगा, Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2, 5 1 आर 5Q स्क्वायर। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इज माइनस और प्लस सिर्फ अट्रैक्शन रिपल्शन शो करते हैं, वैल्यू से इनका कोई ताल्लुक। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 5Q स्क्वायर है। ये केस नंबर 1 यानी इनको टच करने से पहले की कहानी है। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 5Q स्क्वायर है और फोर्स F है। केस नंबर 2 में पहले तो चार्ज तो देखो ना, आप कहोगे सर ये प्लस Q इन -4 5Q से एक -Q कैंसिल कर देगा, तो ये खत्म और यहाँ -2Q पाती सिखाना नो 4Q माइनस वाले रह जाएंगे। अब इसमें रिपल्शन की वजह से दो इधर आ जाएंगे, तो -2Q इधर और -2Q इधर। इट मीन टच करने के बाद यहाँ -2Q और यहाँ माइनस, तो सेकेंड केस का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या बनता है प्लीज, और 2 2s आर 4Q स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डायरेक्टली है, और डायरेक्ट है तो रेशियो में सेम इस्तेमाल होंगे। तो मैं कहूंगा केस 2 का फोर्स, देख रहे हो केस 2 का फोर्स डिवाइड बाय केस 1 का फोर्स, तो आप कहें सर डायरेक्ट रिलेशन है, तो केस 2 का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 4Q स्क्वायर और डिवाइड बाय केस 1 का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो Q स्क्वायर कैंसल एंड नया फोर्स F उधर, तो 4/5 टाइम्स ऑफ F एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी पकीर खाना। अच्छा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
152 फॉर यू, और ये है 152 तो हो गया ना, 153. The output power of a circuit if it delivers 10 volts to a resistance of this one. तो भाई आउटपुट पावर होता है V square over R, तो 10 square by 100 and it is 100 by 100, जीरो राजी का नाम 1 watt. ऑप्शन सी है, सी रे का ए रे सी है. 154 प्लीज. 154. What will be the terminal potential during short circuit? तो भाई टर्मिनल पोटेंशियल होता है I मल्टीप्लाई बाय R, लेकिन शॉर्ट सर्किटिंग में R क्या हो जाता है, लिहाजा द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग इज 0. आप समझ गए हो, टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला I मल्टीप्लाई कैपिटल R. शॉर्ट सर्किटिंग में करंट इंफिनिटी हो जाता है, लेकिन साथ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल 0 हो जाता है. 155 डियर स्टूडेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम रीजन ऑफ स्पेस इज 20. What will be the number of field lines passing through 2 meter per square area placed perpendicular? तो फ्लक्स इज इक्वल टू एरिया कहा है प्लेन, तो E A sin थीटा. अच्छा, फ्लक्स इज इक्वल टू ये 20, ये 2 और sin 90 परपेंडिकुलर रखा है, तो फाई इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 40. करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है, लेकिन इसके साथ यूनिट नहीं आया, आना तो चाहिए था, क्यों नहीं लिखा डोंट नो. यूनिट लिखना चाहिए था जनाब, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट, उसका आंसर नहीं होना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन 40 है वैल्यू में, लेकिन यूनिट से इसमें आई डोंट नो नहीं लिखे गए. अच्छा जनाब, 156. द सोर्स ऑफ ईएमएफ कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू वोल्टेज, वो होता है थर्मोकपल. बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू वोल्टेज, एंड द आंसर इज किधर गया, 156 ऑप्शन ए. 157 ऑन बोर्ड. द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, मालूम होले सही, तो ये भी आर है, ये गुमनाम रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ भी आर है. पहले ये दोनों क्या है, और इनसे नेट इसके साथ सीरीज में है, तो इनका नेट आएगा 1 ओवर नेट 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर आर, तो 1 ओवर नेट इज 2 बाय आर, यानी नेट इज आर बाय. अब इधर R बाई 2 और R सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ R बाई 2 और यहाँ R, तो इट इज 3R बाई 2, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज राजी पर 3R बाई 2. दाइस लोग सच्ची मुसलमान या गलत करी, 3R बाई 2 ऑप्शन भी सही है. हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये है 158 डियर स्टूडेंट. 158 क्या फरमाता है, 158 फरमा रहा है द डायमेंशन ऑफ ओहम इनटू मोह, गोरा OHM और MHO, तो ये ओमेगा और ये 1 ओवर ओमेगा, तो इट मीन 1, और 1 का डायमेंशन M0 L0 एंड T0. 159, इसमें बी ठीक है शायद, बी रे का सी रे, बी रे जी जनाब, समझ आ गई है जी, नहीं समझा हूं मैं. RC ये टाइम के बराबर कैसे है, तो RC टाइम कांस्टेंट है ना, नहीं समझा हूं मैं. इसमें सेकंड नहीं होगा, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, इसमें तो आरसी का जिक्र ही नहीं है, तो कंडक्टर के लिए है, वो तो कैपेसिटर के लिए होता है, ये तो कंडक्टर के लिए है. फॉर ए कंडक्टर द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, और ये ओहम मीन रेजिस्टेंस और ये मीन कंडक्टेंस. मोह इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, सी नहीं है, जी है, कंडक्टेंस है, और आर रेजिस्टेंस है, आर जी, ये 1 होगा, और 1 का यूनिट नहीं है, तो डायमेंशन M0 L0 T0, और करेक्ट ऑप्शन होगा 159 हो गया, 158 सॉरी 159 सर यो तो हमारा गड़बड़ कम, M0 L0 T0 भी ठीक है. 159 इन ए सर्किट टर्मिनल पोटेंशियल इज, अभी देखो इत्तेफाकन डिस्कस हुआ, हर सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल बराबर होता है I मल्टीप्लाई बाय
R. Option D. 160 for you. The question is, a charge is placed beside a sphere of radius R या R1. The electric flux is. तो sphere closed surface है या open? ये एक क्लोज सरफेस है. बिसाइड मीन के चार्ज इससे बाहर पड़ा है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा? दो कॉन्सेप्ट से सुनो. द फ्लक्स विल बी जीरो. अब दो कॉन्सेप्ट ये है कि क्लोज सरफेस का फ्लक्स का फार्मूला है चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. जब इसके अंदर चार्ज नहीं तो चार्ज जीरो, तो फ्लक्स क्या आएगा? जीरो. दूसरा कॉन्सेप्ट, इससे जो लाइन निकलते हैं तो वो एक तरफ से इंटर होंगे, और पर करो तीन लाइन है तो -3 का फ्लक्स. अभी अभी आपने कहा कि एंटरिंग फ्लक्स विल बी नेगेटिव, पढ़ा है ना? और यही 3 लाइन दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, तो एक तरफ से इंटर होकर -3, दूसरी तरफ से निकलकर +3. द नेट फ्लक्स विल बी -3 + 3, इट विल बी 0. तो अगर क्लोज सरफेस के साइड पे चार्ज रख दो तो गाउस लॉ के इक्वेशन से भी फ्लक्स 0 आता है, नेगेटिव फ्लक्सों के कॉम्बिनेशन से भी फ्लक्स 0 आता है, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटरिंग है उतना फ्लक्स लिविंग है. अच्छा, 161 जल्दी जवाब टीको खाना था. 160 जवाब टीको सी. हमारा अगला क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन. The energy stored in capacitor is in 10 farad is 1000. What will be the potential? Energy is half CV square. जानते हो? तो ये है 1000, ये 1/2, ये 10 और V square. ये कैंसल, ये 200 हो जाएगा और V square. Taking root, the answer is I don't know. राउंड अबाउट 14 पॉइंट समथिंग राउंड अबाउट. तो नहीं है इसमें. जब नहीं है तो हम क्या करें? नॉन ले लेंगे. नॉन और ऑप्शन डी. द लास्ट क्वेश्चन जनाब. द चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज मेड 100%. ये इज इंक्रीज बाय 100% था, इज मेड लिखा गया है. द न्यू पोटेंशियल वर्सेस ओल्ड पोटेंशियल विल बी. तो जनाब आला, जब आप चार्ज को 100% इंक्रीज करो तो इसका मतलब है कि चार्ज क्या हो गया है? डबल हो गया है. समझ गए हो? लेकिन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. जब चार्ज डबल तो पोटेंशियल भी डबल. तो ये कहते हैं इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल. तो अगर ये V है तो चार्ज डबल करने के बाद ये 2V हो जाएगा, और V और V कैंसल, द रेशियो इज 1:2 होगा. एंड संगा खाना खाइयो मिनट. फाइनल वर्सेस है द न्यू पोटेंशियल वर्सेस ओल्ड. तो इसको उल्टा कर लो, फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल, तो 2/1 और ऑप्शन सी ठीक है, की में भी सी है. थैंक यू वेरी मच.